दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री ने ठान लिया है कि वो किसी भी हाल में भाषण में मर्यादा ताक पर रख के ही रहेंगे? क्या प्रधानमंत्री ने ठान लिया है कि इस चुनाव में आज तक के आज़ाद भारत के इतिहास में जितने भी ऐसे भाषण हुए जिनको लेकर लोग सवाल उठाते हैं, उस पर पीएम मोदी के भाषण अव्वल जाएंगे? दोस्तों, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। ये खबर जब से आई है तब से बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर डरपोक होने का, डरने का, डर कर भागने का आरोप लगा रही है। राजनीतिक आरोप अपनी जगह, लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने बंगाल में, पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर में एक जनसभा के दौरान जो बात इस मुद्दे पर बोली है ना, वो बहुत ही परेशान करने वाली है। और पीएम मोदी कितने सेंसिटिव हैं इन चीजों को लेकर, वो भी बताता है। पहले पीएम मोदी ने इस पूरे के पूरे मामले में कैसे सोनिया गांधी को घसीटा, सुनिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी का जिक्र कर रहे थे कि सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता, चुनाव नहीं लड़ेगी, डर के मारे भाग जाएगी। मतलब सोनिया गांधी एक महिला हैं और प्रधानमंत्री मोदी को जाहिर तौर पर इतनी तो उम्मीद हम रख सकते हैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री से अपने देश की, कि किसी महिला के लिए अगर वो बात कर रहे हैं तो तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। वो भाग जाएंगी, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये तो पीएम मोदी बोल सकते थे। इसके अलावा दोस्तों, पीएम मोदी भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, पत्रकार भी तो जानते ही हैं। प्रधानमंत्री को तो और गहराई से बात पता होगी कि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है। सोनिया गांधी का लगातार पिछले काफ़ी सालों से, और खास कर 4-5 सालों से इलाज चल रहा है। और दोस्तों, इन हालातों में स्वास्थ्य कारण अगर आपके ऐसे हैं तो आप लोकसभा के सांसद के तौर पर अपनी सीट पर कितने सक्रिय रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। राज्यसभा का सांसद अलग तरह से काम करता है। लोकसभा के सांसद को अपनी सीट के लोगों के बीच लगातार होना होता है, जो कि अब सोनिया गांधी का स्वास्थ्य उनकी इजाजत नहीं दे रहा है। ये सब जानते हैं कि सोनिया गांधी बीमार हैं और उनका ठीक ठाक इलाज चल रहा है काफी वक्त से। उसके बावजूद, ये जानने के बावजूद भी पीएम मोदी ये बात कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता चुनाव नहीं लड़ेगी, भाग जाएगी। ये भागना नहीं होता दोस्तों। हमारे घर में भी बहुत बड़े बुजुर्ग होते हैं जो ऐसी स्थिति में अब नहीं होते हैं, बीमार होते हैं, मुझसे कहते हैं अब आप ना घर बैठो, हम कमाएंगे, बोलते हैं ना। दोस्तों, मोदी जी 73 साल के हैं और सोनिया गांधी 77 साल की हैं। उम्र में भी मोदी जी से वो बड़ी हैं और जाहिर तौर पर महिला हैं। तो इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं मोदी जी से कि वो एक महिला के तौर पर सोनिया गांधी की इज्जत करें। उम्र में बड़ी हैं वो तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन सोनिया गांधी के लिए खुलेआम तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल पीएम मोदी ने कहा, ये जानते हुए भी कि वो बीमार हैं। पीएम मोदी ये कह रहे हैं अपनी रैली में कि वो डर के मारे भागे। इसके अलावा दोस्तों, पीएम मोदी ने अपनी रैली में एक और बात बोली जो आपको बहुत गहराई से सुननी चाहिए, जिसका जवाब आगे मैं आपको दूंगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। तो प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से राहुल गांधी अमेठी से भाग गए, जबकि राहुल गांधी अमेठी से सांसद है नहीं, वो हार चुके हैं 2019 में चुनाव, वायनाड से सांसद हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मीडिया में ही कल से खबरें चल रही थी और कांग्रेस पार्टी ने भी कल से यही संदेश दिया था कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ रहे हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ रहे हैं, तो इस पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और कहा कि जो दूसरों से कहते हैं डरो मत, डरो मत, मैं उनसे कह रहा हूं डरो मत, डरो मत। पीएम मोदी राजनीतिक तौर पर इस तरह के हमले बोल सकते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर ये कांग्रेस का एक हिकअप है, कांग्रेस की गलती है जिसको पीएम मोदी अपनी रैली में बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब
डरने की बात कर ही रहे हैं दोस्तों, तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गुरदीप सिंह सप्पल, इन्होंने पीएम मोदी को जवाब दिया है इस डरो मत वाले डायलॉग पे। अमेठी में तो स्मृति ईरानी से कांग्रेस के हमारे किशोरी लाल शर्मा ही निपट लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये बताएं कि कश्मीर में उनकी पार्टी बीजेपी कैसे निपट गई, बीजेपी कश्मीर में चुनाव से कैसे भाग खड़ी हुई। याद करिए, राहुल जी ने श्रीनगर में पैदल चलकर 2 संदेश दिए थे, डरो मत, कश्मीर और कश्मीरी हमारे हैं। मोदी जी, राहुल जी का संदेश समझिए, डरिए मत, कश्मीर छोड़कर भागिए मत, कश्मीर भारत का अटूट अंग है। दोस्तों, मीडिया में इस बात को लेकर खूब चर्चा है। मोदी जी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए, कांग्रेस पार्टी डर गई। चलिए ठीक है, हो सकता है डर गए हो, मान लिया। चलिए, तो फिर इस हिसाब से क्या बीजेपी कश्मीर में डर गई? बीजेपी 370 के नाम पर पूरे देश में वोट मांगती है, तो कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? ये सवाल गुरदीप सिंह सप्पल भी पूछ रहे हैं, और बहुत से पत्रकारों ने भी सोशल मीडिया में कहा कि मीडिया बीजेपी से ये सवाल क्यों नहीं पूछती। कश्मीर में अगर इतना बड़ा बदलाव बीजेपी ला चुकी है, तो कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? कश्मीर में बीजेपी ने कोई कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं किया? भाई, कश्मीर को लेकर पीएम मोदी इतने आश्वस्त हैं 370 के बाद, तो चुनाव वहां उनको लड़ना चाहिए हर हाल में, क्योंकि पीएम मोदी इस बीच 1-2 बार कश्मीर गए भी थे, तो उन्होंने कहा भी था कि यहाँ परिवर्तन से मैं बहुत खुश हूं। तो क्या अपने परिवर्तन को लेकर आश्वस्त नहीं है पीएम मोदी? इसके अलावा पीएम मोदी को यह भी जवाब देना चाहिए दोस्तों कि जब डर की बात हो ही रही है और राहुल गांधी उन पीएम मोदी के हिसाब से डर गए, तो क्या पूरी की पूरी बीजेपी इस आदमी से डर गई? बृजभूषण शरण सिंह। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह लगातार बीजेपी के लिए एक चैलेंज बने हुए थे। ना तो बीजेपी ये समझ पा रही थी कि इनका टिकट काटे तो क्या करें, और अगर कट गया टिकट तो अच्छा खासा नुकसान होगा। अंत में बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा और दिया किसको? इन्हीं के लाडले सुपुत्र को। बाकायदा आप सोचिए, एक आदमी जो लगातार बीजेपी को चैलेंज कर रहा था, अंत में बीजेपी ने टिकट काट कर दिया भी टिकट किसको? इनके सुपुत्र को। दोस्तों, हम उस देश में रह रहे हैं जहां पंचायत का चुनाव लड़ती महिला है, घर की महिला है, लेकिन उसके पति को पंचायत पति कहा जाता है, क्योंकि काम सारे पति करते हैं। बहुत से ऐसे पंचायतों में होता है। तो अगर बृजभूषण शरण सिंह का बेटा लड़े या बृजभूषण शरण सिंह लड़े, फर्क क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी से भी कोई ये सवाल पूछ ले, उनकी पार्टी से भी पूछ ले कि डरो मत, क्यों डर रहे हैं? बृजभूषण शरण सिंह के परिवार को टिकट ना मिले, क्या उस सीट में बीजेपी के पास कोई एक कैंडिडेट नहीं है जिसको वो टिकट दे सके? मतलब एक आदमी के दबदबे से बीजेपी क्या इतनी डर गई है कि बृजभूषण शरण सिंह के परिवार से किसी दूसरे को ही टिकट देना पड़ गया? दोस्तों, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, और इसी स्ट्रैटेजी में मीडिया भी चलती है। राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते तो बीजेपी कहती कि देखिए वायनाड को छोड़कर आ गए यहाँ, पिछली बार भी इन्होंने वायनाड को सेकंड ऑप्शन की तरह रखा था। अब पीएम मोदी कह रहे हैं वायनाड से ये हार रहे हैं तो दूसरी सीट खोज रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि इस कंफ्यूजन के लिए पूरी तरह से कांग्रेस ही जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस का ही खड़ा किया हुआ कंफ्यूजन है ये। लेकिन अंत में प्रधानमंत्री अगर ना डरने की बात कह ही रहे हैं, तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो पीएम मोदी को भी जिसका जवाब देना चाहिए, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो कश्मीर हो। क्या पीएम मोदी बिना डरे इन तमाम सवालों के जवाब दे पाएंगे? इसके अलावा दोस्तों, पीएम मोदी का कांग्रेस को लेकर लगातार हमला जिस तरह से हो रहा है उनकी रैलियों में, क्या वाकई में प्रधानमंत्री उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है? थोड़ा सा पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है? क्योंकि आप पीएम मोदी की भाषा सुनिए और भाषण सुनिए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए जो बोला है, ये शक पैदा करता है कि आखिर पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर इतने हमले क्यों बोल रहे हैं। सुनिए पीएम ने क्या कहा। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं, तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के हिसाब से कांग्रेस पिछली बार से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री के हिसाब से कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि उसके शीर्ष नेतृत्व को यहाँ वहाँ भागना पड़ रहा है। कोई राजस्थान जा रहा है भागकर राज्यसभा से, या फिर कोई अमेठी भागकर रायबरेली जा रहा है। तो सवाल ये दोस्तों कि पीएम मोदी फिर अपनी हर रैली में कांग्रेस को निशाने पर लेते क्यों हैं? मतलब मैं कल TV9 भारतवर्ष का जो 6 एंकरों के साथ, 6 संपादकों के साथ पीएम ने इंटरव्यू दिया, उस 1 घंटे से ऊपर का इंटरव्यू भी सुन रही थी। उस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा हिस्सा जो पीएम मोदी बोले हैं ना, वो कांग्रेस पार्टी पर बोले। आप प्रधानमंत्री की जितनी रैलियां इन दिनों हो रही हैं, आप अगर उनमें उठाकर प्रपोर्शन देखें तो आपको उनकी रैली का एक बहुत बड़ा चंक कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए दिखाई देगा।
प्रधानमंत्री का पूरा भाषण इन दिनों कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर ही आधारित है। प्रधानमंत्री ने उस मैनिफेस्टो को लेकर चाहे मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहा हो, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही हो, इनहेरिटेंस टैक्स जैसी बात कह दी हो, या फिर ये तक कह दिया हो कि मंगलसूत्र छीन छीन कर हिंदू महिलाओं के मुसलमानों को कांग्रेस बांट देगी। तो सवाल ये कि एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस इतनी कमजोर है कि वो पिछली बार से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो ये हो जाएगा, कांग्रेस आएगी तो वो हो जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री पहले खुद तय कर लें कि कांग्रेस की स्थिति राजनीतिक हैसियत है क्या। मतलब कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत इतनी हल्की है तो प्रधानमंत्री को इतने हमले क्यों बोलने पड़ रहे हैं। और अगर पीएम मोदी लगातार कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं तो खुद पीएम मोदी वैलिडेट नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस अब भी एक राजनीतिक तौर पर ऐसी ताकत है जो मोदी जी को अकेले खड़े होकर कम से कम चुनौती तो दे ही रही है। दोस्तों, अपने से उम्र से बड़ी एक महिला सोनिया गांधी के लिए जिस तरह से पीएम मोदी ने तू तड़ाक के शब्दों का इस्तेमाल किया, भाग जाने की बात कही, डर की बात कही, और फिर कांग्रेस पर लगातार पीएम मोदी के अटैक, आपके हिसाब से ये क्या दर्शाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।